Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary's Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge and previous year questions. Let's begin today's episode. First question is, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 has replaced which of the following existing laws? Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure, Indian Evidence Act और Prevention of Corruption Act. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने निम्नलिखित में से किस मौजूदा कानून को प्रतिस्थापित किया है? भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम या फिर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दंड प्रक्रिया संहिता. The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita has replaced the Code of Criminal Procedure. The aim of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita is to bring efficiency and streamline the criminal justice system in India. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान ले लिया है. भारतीय संविधान का उद्देश्य, नागरिक सुरक्षा संहिता का उद्देश्य भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में दक्षता लाना और उसे सुव्यवस्थित करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 is primarily concerned with which aspect of law? Civil procedures, evidence, taxation और intellectual property. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 मुख्य रूप से कानून के किससे संबंधित है? सिविल प्रक्रियाएं, साक्ष्य, कर लगाना या फिर बौद्धिक संपदा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एविडेंस. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, साक्ष्य. The Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 is primarily concerned with the evidence. The Bharatiya Sakshya Adhiniyam deals with the rules and procedures governing how evidence is collected, presented and evaluated in legal proceedings. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 मुख्य रूप से साक्ष्य से संबंधित है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य एकत्रित करने, प्रस्तुत करने और मूल्यांकन करने के नियमों और प्रक्रियाओं से संबंधित है. Next question, which section of the Arbitration and Conciliation Act deals with the enforcement of foreign awards? Section 45, Section 46, Section 47 और Section 48. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की कौन सी धारा विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन से संबंधित है? धारा 45, धारा 46, धारा 47 या फिर धारा 48? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 48. इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धारा 48. In the recent case of Up Health Holdings INC versus Dr. Syed Sabahat Azim and others, the Calcutta High Court ruled that without a comprehensive cross-border insolvency framework, Indian courts will not enforce moratorium orders from non-reciprocating countries. Section 48 of the Arbitration and Conciliation Act deals with the enforcement of foreign awards in India. अप हेल्थ होल्डिंग्स INC बनाम डॉक्टर सैयद सबाहत अजीम एवं अन्य के हालिया मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक व्यापक सीमा पार दिवालियापन ढांचे के बिना भारतीय अदालतें गैर पारस्परिक देशों के स्थगन आदेशों को लागू नहीं करेंगी. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 48 भारत में विदेशी के अवार्ड प्रवर्तन से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पॉक्सो एक्ट, द टर्म चाइल्ड रेफर्स टू एनीवन बिलो द एज ऑफ 15 years, 17 years, 18 years और 13 years. पॉक्सो अधिनियम के अनुसार बच्चा शब्द से तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आयु निम्न वर्ष से कम है. 15 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 13 वर्ष. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 18 years. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 18 वर्ष. In a recent case of Satyavrat Ashok alias Satyavrat Ashok versus the state of Bihar, the Patna High Court has ruled that the defense loses the right to challenge the admissibility of secondary evidence for determining the victim's age under the POCSO Act if they did not object during the trial. Section 2 Clause D of the POCSO Act defines child as any person below the age of 18 years. सत्यव्रत अशोक उर्फ सत्यव्रत अशोक बनाम बिहार राज्य के हालिया मामले में पटना उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि यदि बचाव पक्ष ने मुकदमे के दौरान कोई आपत्ति नहीं की है तो वह पॉक्सो अधिनियम के तहत पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के लिए द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता को चुनौती देने का अधिकार खो देता है.
पॉक्सो अधिनियम की धारा 2D के अनुसार बच्चा शब्द से तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। लास्ट क्वेश्चन इज कॉन्करेंट लिस्ट इज गिवन इन शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समवर्ती सूची किसमें दी गई है? संविधान की अनुसूची 4, संविधान की अनुसूची 5, संविधान की अनुसूची 6 या फिर संविधान की अनुसूची 7। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संविधान की अनुसूची 7। The concurrent list is given in the 7th schedule of the Constitution of India. The 7th schedule consists of 3 lists outlining the powers and responsibilities distribution between the union, central government and the states. समवर्ती सूची भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं जो संघ, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों के वितरण को रेखांकित करती हैं। Now is the time for practice question. First division of the schedule of period of limitation is prescribed for petitions, suits, appeals और applications. आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। सीमा अवधि की अनुसूची का प्रथम खंड किसके लिए निर्धारित है? याचिका, मुकदमे, अपील या फिर अनुप्रयोग? Send the answer of this question in the comment section. Stay tuned for more such updates. डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।